हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो ऐसे अपडेट से जुड़े रहें। आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में और कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसके कॉज क्या हैं और इसकी नीड क्या है। डेप्रिसिएशन, जैसा कि बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है, डेप्रिशिएट होना मतलब कमी होना। तो मैं पहले बेसिक इसका इंट्रो दे देता हूँ कि डेप्रिशिएट क्या होता है। जैसे सपोज करो आप कोई मशीनरी है या आपका कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, आप उसको ख़रीद के लेके आते हो, ठीक है। तो देन क्या होता है, मान लो स्टार्टिंग में जो उसका प्राइस है वो 1 लाख रुपए है, ठीक। आप उसको फर्दर यूज़ करते हो, ईयर बाय ईयर उसको यूज़ करते चले जाते हो। तो आपको पता है अगर आप उस मशीन को या उस इक्विपमेंट को रीसेल करने लगो तो क्या वो उतने पैसों में जाता है? नहीं जाता। तो उसके पैसे में कुछ कम में ही जाएगा। मतलब वो 1 साल बाद अगर आप उसको सेल कर रहे हो तो सपोज़ करो उस मशीन की कीमत या इक्विपमेंट की कीमत 80,000 रुपये लगी, तो वहाँ पे 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये जो 20,000 रुपये का लॉस है दैट इज डेप्रिशिएट, ठीक है। तो बेसिकली तो ये होता है डेप्रिसिएशन। अब इसको डेफिनेशन वाइज देखते हैं। बिल्डिंग इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी वियर एंड टीयर विद द अमाउंट ऑफ यूज़ एंड पासेज ऑफ टाइम। ये सबको पता है कि जो बिल्डिंग हो या मशीनरी हो वो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, ठीक है, तो उस मशीनों में या इक्विपमेंट में नॉर्मल टूट फूट होने लगती है। भैया जब चलेंगी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, डैमेज भी आएंगे। देयर वर्थ डज नॉट रिमेन्स एज मच एज आफ्टर ए फ्यू ईयर्स एज इट इज़ टुडे। अभी मैंने यही समझाया कि जितनी कॉस्ट उसकी आज है उतनी कॉस्ट कुछ टाइम के बाद उसकी नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी। दिस इज अ स्टेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये स्टेट क्या होती है? डेप्रिसिएशन की स्टेट होती है, ठीक है। दैट इज देयर वैल्यू फॉल्स, देयर गेट्स लोअर्ड, दे बिकम लेस इफिशिएंट एंड अल्टीमेटली आर रिप्लेस्ड एज दे नो लॉन्गर फंक्शन इकोनॉमिकली। आप मशीन को कब तक यूज़ करोगे, ये भी क्वेश्चन है ना। तो मशीन को कब तक यूज़ करते हो? जब तक वो अपना फंक्शन प्रॉपर करती रहे। एक टाइम के बाद उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है तो देन यू हैव टू रिप्लेस देम, ठीक है, तब आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है डेप्रिसिएशन। आगे देखते हैं। डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज द रिडक्शन इन द वैल्यू और द इफेक्टिव इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द पासेज ऑफ टाइम, यूज़ और अब्यूज़, वियर एंड टीयर, इन्फ्लुएंस ऑफ द एलिमेंट। तो ये भी बच्चों डेप्रिसिएशन की एक डेफिनेशन ही है कि रिडक्शन इन द वैल्यू, किसी भी इक्विपमेंट की जो है वैल्यू डाउन होती रहती है जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते चले जाते हैं, ठीक है। और उसमें टूट फूट भी होगी, आप यूज़ भी कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट डाउन होती चली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है डेप्रिसिएशन इज़ एन ओवरहेड एक्सपेंस। ये पॉइंट बच्चों आपको बहुत समझना जरूरी है कि डेप्रिसिएशन ओवरहेड एक्सपेंस क्यों है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चे कहीं ओवरहेड एक्सपेंस क्या होता है। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस बच्चों अलग से एक पूरा टॉपिक है, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं कि ओवरहेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते वो एक्स्ट्रा के एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन भी एक ओवरहेड एक्सपेंस है, वो भी मैं बताता हूँ किस तरीके से है। अब सपोज़ कीजिए जब आप प्रोडक्शन की कॉस्ट डिसाइड कर रहे थे तो आपने सारी कॉस्ट उसमें कंसिडर की, मटेरियल की, लेबर की, है ना। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी, सपोज़ कीजिए आप 1 लाख रुपए की या 5 लाख की मशीन लेके आए तो वो आपने प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड कर ली, ठीक है। लेकिन वो मशीन 10 साल 20 साल के बाद क्या होगा उस मशीन का? उसमें डेप्रिशिएट होगा। भाई 10 साल की मशीन आपकी, वो 10 लाख की मशीन 10 साल के बाद कुछ कम की रह जाएगी, मान लो 6 की रह जाएगी, 5 की रह जाएगी। तो ये जो लॉस हो रहा है हमारा, ये डेप्रिशिएट अमाउंट हो रहा है, इसको आप प्रोडक्ट में तो कंसिडर नहीं करोगे। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट में, तो कंपनी आपकी लॉस में जाने लगेगी, क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करी तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन को छोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए इसको भी कंसिडर करना होता है, ये पैसे भी उसमें ऐड कर लिए जाते हैं। अब वो इनके अलग अलग मेथड हैं, डेप्रिसिएशन के मेथड हम आगे पढ़ेंगे कि उनको ईयरली इंक्लूड करना है या पर पीस पे इंक्लूड करना है कि हर पीस में कितना अमाउंट ऐड कर दें हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट, ताकि कंपनी लॉस में ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखते हैं कि डेप्रिसिएशन होता ही क्यों है। ठीक है, तो उसके कॉज हैं, फर्स्ट है फिजिकल कॉज, नॉर्मल फिजिकल वियर एंड टीयर ड्यू टू फ्रिक्शन, इम्पैक्ट, फटीग। ये सबको पता है, जब आपकी मशीन रन करती है तो वियर एंड टीयर भी होते हैं, फ्रिक्शन भी होता है मशीन पार्ट्स में। ठीक है, शॉकिंग वेव्स होती हैं, इम्पैक्ट होता है, मतलब हर मशीन पे अलग तरीके का वर्किंग होती है ना। तो सब में जो फटीग के रीज़न से जो है उसमें वियर एंड टीयर आते हैं, तो उससे भी डेप्रिसिएशन होता है, मशीन की कॉस्ट कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, लैक ऑफ मेंटेनेंस एंड टाइमली रिपेयर्स ऑफ फिक्स्ड एसेस्ट। एसेस्ट का मतलब होता है बच्चों संपत्ति से। ठीक है, अगर आप जो भी आपकी मशीनरी है, मान लो आपकी बिल्डिंग है या मशीनरी है, कुछ भी, ठीक है, डेप्रिशिएट हर चीज़ होती है। आपका घर भी अगर है, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में घर बनाया तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, 20 साल बाद 30 साल बाद उसकी कॉस्ट कम होती चली जाएगी, है ना। टाइम के साथ जो है वो, उसी को हम डेप्रिशिएट बोल रहे हैं। तो अगर आप रख रखाव सही से नहीं करेंगे, जैसे मैं घर की बात कर रहा हूँ, घर पे अगर आप सपोज करो कलर नहीं करा रहे हो, पुताई नहीं करा रहे हो, टाइम टू टाइम पेंट नहीं करा रहे हो, ठीक है, तो ये लैक ऑफ मेंटेनेंस से क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो जल्दी से और डाउन होने लगेगी। ठीक है, दूसरा, टाइमली रिपेयर्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सपोज करो आप बाइक अगर खरीदते हो या कार आप खरीदते हो, तो आपको पता है टाइम टू टाइम सर्विस करानी होती है, मेंटेनेंस शेड्यूल। तो अगर आप उस शेड्यूल को फॉलो नहीं करोगे तो फ्यूचर में जब आप बाइक को सेल करोगे तो वो उस कॉस्ट में नहीं जाएगी, वहाँ पे डेप्रिशिएट मोर होगा। ठीक है, बहुत सस्ती आपकी बाइक बिकेगी तो आपको लॉस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ऑन द कंपोनेंट पार्ट। अगर मान लो किसी मशीन पे किसी तरीके का केमिकल गिर रहा है, बार बार कुछ इस तरीके की वर्किंग है, तो वहाँ से भी डेप्रिसिएशन हो सकता है। पासेज ऑफ टाइम बीतेगा तो भी जो है डेप्रिसिएशन होगा। तो ये नॉर्मल से पॉइंट है बच्चों, जो आपको ईजिली समझ में आ रहे होंगे। सेकेंड वन, customs or uses. With some types of fixed assets, example cars and other vehicles, there are customs which have been established on the rate of wear and tear normally expected every year. देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल से लेके बता रहे हैं कि जैसे कार्स और व्हीकल्स हैं, अब वो डिफरेंट होते हैं। मान लो कोई कार्स को ज़्यादा यूज़ करता है, कोई पर्सन हो सकता है कम यूज़ करता है, तो जिस हिसाब से उसके यूजेस होंगे उसी हिसाब से उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होगी। एक कार ऐसी हो सकती है जो डेली 100 किलोमीटर रन करती है, ठीक है, एक कस्टमर ऐसा हो सकता है जो मंथ में एक बार कार को चलाता है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो होगा उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, जो कार डेली चल रही है उसके वियर एंड टीयर ज़्यादा होंगे, जो कार हफ्ते में एक दिन चल रही है, महीने में एक दिन चल रही है, उसके वियर एंड टीयर कम होंगे। तो इस पे भी जो है डेप्रिसिएशन वो है बेस्ड है। ठीक, नेक्स्ट वन है बच्चों एबनॉर्मल ऑकरेंस। एबनॉर्मल ऑकरेंस मतलब जो सडनली अगर कोई हो रहा है इम्प्लीमेंट, जैसे एक्सीडेंट है, कोई डैमेज हो गया, ऑपरेटर की गलती से हो जाए या, ठीक है, तो देन एक्सीडेंट हुई तो भी मशीन डैमेज होगी। देन डिफेक्ट इन मटेरियल, अगर मटेरियल में कोई डिफेक्ट आ गया उसकी वजह से मशीन में कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। एक्सेसिव वियर एंड टीयर, ज़्यादा यूज़ हो रही है मशीन या हार्डली यूज़ कर रहे हो। ठीक, मान लो किसी मशीन के स्टैंडर्ड है, एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर की, इतने आरपीएम पे रन करना है, और ऑपरेटर अगर उसके आरपीएम को बढ़ा के मशीन को रन कर रहा है तो भी यह जो है एबनॉर्मल ऑकरेंस, एक्सीडेंट, एक्सेसिव वियर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस। ये पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो क्यों, कैसे डेप्रिसिएशन को इंक्रीज़ करता है, इस चीज़ को समझिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि इस टाइम पे 4G मोबाइल जो है वो ज़्यादा चल रहे हैं और 5G भी हमारा लॉन्च हो चुका है। तो आपको पता 4G के टेक्नोलॉजी आने से 2G और 3G का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो गया। सबको ये बात समझ में आती है कि भाई एक नई टेक्नोलॉजी निकल के आई 4G, ठीक है, तो उसने क्या किया, 3G को ऑमिट ही कर दिया। अब 3G सिम कोई नहीं चला रहा, ठीक है, तो आपकी एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ने एक प्रोडक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो ये भी जो है अब डेप्रिसिएशन होते हैं इस तरीके से। मैंने एक एग्जांपल लिया है, अब देखते हैं न्यू इक्विपमेंट विच सुपरसीड द एग्जिस्टिंग वन स्टार्ट कमिंग इन द मार्केट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि न्यू मशीनरी मार्केट में आई तो आपकी जो पुरानी मशीनरी है वो जो है वो ख़राब हो जाएगी। ख़राब इन द सेंस अब वो जब बिकेगी नहीं, ठीक है, तो वो भी डेप्रिशिएट ही, आपकी मशीन कैसे यूज़ करोगे आप उसको, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज changes manufacturing method which necessitates the use of another type of equipment। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग मेथड में चेंज हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, तो हो सकता है आपको नए तरीके के टूल्स लाने पड़े, नए तरीके की मशीन लानी पड़े, है ना।
तो जो आपकी पुरानी मशीन है, पुरानी टूल हैं, उनका क्या होगा? ठीक है, वो तो वेस्ट जाएंगे ना। तो वहाँ पे भी जो है आपकी कॉस्ट हुआ है, आप उनको फिर सेल करोगे, तो जो भी करोगे तो वहाँ पे जो है आपको डेप्रिशिएट मिलेगा, तो वो लॉस ही है वो भी सब। ठीक है। इम्प्रूव्ड एंड ऑटोमेटेड मशीन टूल्स विच रेंडर द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग वंस अनइकोनॉमिकल। तो हमें पता है इम्प्रूव्ड एंड ऑटोमेटेड मशीन टूल क्या करते हैं कि जो पहले से अनइकोनॉमिकल है, मान लो कोई पुरानी मशीन चल रही थी तो उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं आ रहा था, या जैसे बाइक कहते हैं कि पहले 2 स्ट्रोक की बाइक आती थी तो उनसे वो फ्यूल इकोनॉमिकल ज़्यादा नहीं थी, वो पेट्रोल ज़्यादा खर्च करती थी। फिर 4 स्ट्रोक आया तो 2 स्ट्रोक को ओमिट करना पड़ा ना, है ना। अब तो 2 स्ट्रोक यूज़ नहीं हो रहा, 4 स्ट्रोक ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये हमें अडॉप्ट जो है करना ही पड़ता है, डेवलपमेंट तो टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट करने ही होंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो है कैलकुलेट करके हमें चलना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कॉजेज़ इसके पढ़ लिए। नेक्स्ट है बच्चों ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कि हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का रीज़न क्या है। ठीक है, क्यों हमें ये पता होना चाहिए। तो मैं वीडियो के स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि ये कैसे हमें जो है प्रॉफिट और लॉस के बारे में कैलकुलेशन करता है कि आप मशीन का डेप्रिसिएशन अगर काउंट नहीं करोगे, तो अगर आप प्रोडक्ट की जो कॉस्ट डिसाइड करोगे ना और उसमें आप डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करोगे तो आपका जो बिजनेस है वो लॉस में जा सकता है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द करेक्ट इनकम मेजरमेंट। इससे जो है आपको जो भी इनकम होनी है, एक्चुअल इनकम का आपको पता चलता है। ठीक है, द डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज फॉर प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉफिट और लॉस। इससे अब तो ये पता चल रहा है। द सेकंड इज द ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट शुड बी एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज इन ऑर्डर टू डिपिक्ट द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन। आपके बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन इससे पता चलेगी कि वो प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। ठीक है, और जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट हैं, फिक्स्ड एसेट मतलब जो फिक्स्ड संपत्ति है, जैसे आपकी ज़मीन हुई, ठीक है, जो भी जिस पे वो है ना, बिल्डिंग है, तो उनकी पोजीशन, उनका भी डेप्रिसिएशन आपको जो है उसमें प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हुए चलना है। मगर आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए है तो वो कुछ टाइम के बाद उतनी नहीं रहेगी, तो वो अमाउंट भी हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करना है, ताकि जब आफ्टर 20 ईयर्स या आफ्टर 15 ईयर्स जितनी भी लाइफ है उसकी, उसके बाद जब आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़े तो आप लॉस में ना रहो। ठीक है। थर्ड पॉइंट है फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। तो ये भी सारे पॉइंट बच्चों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। जब आप डेप्रिसिएशन का एग्जैक्ट अमाउंट काउंट कर लोगे ना, तो जब आपको बाद में रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो मशीन हो या आपको कोई पार्ट रिप्लेस करना हो, तो उस टाइम पे आपके पास फंड्स हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं आएगी और आपको वो बिजनेस से इंक्लूड नहीं होगा वो आपके पास, क्योंकि आप मार्जिन उसका स्टार्टिंग से ही लेके चले हो। ठीक है, जनरेशन ऑफ एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट फंड इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल। नेक्स्ट पॉइंट इज द फाइंड ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसकी हेल्प से आपको ट्रू कॉस्ट भी पता चल रही है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जितने भी हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़े हैं उसमें आप प्रोडक्शन कॉस्ट हो, मटेरियल कॉस्ट हो, लेबर कॉस्ट हो, सारी कॉस्ट इंक्लूड कर रहे हैं। और सपोज करो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट छोड़ देते हैं, तो बाद में जब ये मशीन आपकी ख़राब होंगी, बिल्डिंग आपकी डैमेज होगी और इनकी जब आप मरम्मत करोगे, ठीक है, नई मशीन खरीदोगे पुरानी बेच के, ठीक, तो वो सारे जो लॉस होंगे ना, और वो अगर आपने कंसिडर नहीं किए तो आप जो है बिजनेस लॉस में जाएगा ही, और आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो सही निकल के नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो अब आज की क्लास को हम यहीं एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, जिसमें हम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के मेथड कौन से हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।